बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और आज इस घड़ी में मैं अपने तमाम कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के वर्कर्स का, कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के वर्कर्स का, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, जिनके विशेष निमंत्रण पे उनके अहमद पटेल जी के, हमारे वेणुगोपाल जी के, सुरजेवाला जी के, खासकर और हमारे अपने मित्र शक्ति सिंह गोविल जी के और तमाम कांग्रेस के मित्रों का मैं आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस परिवार में स्वीकारा है। हालांकि ये बात भी है कि बहुत सालों से या कुछ महीनों से तो ज़्यादा ही कई पार्टी में जो हमारे मित्रगण हैं, चाहे ममता बनर्जी हैं, चाहे केजरीवाल हैं, चाहे बाकी लोग हैं, या हमारे अपने फैमिली फ्रेंड लालू जी हैं, इन सब की भी चाहत थी अखिलेश जी और मायावती जी के साथ साथ कि मैं आऊं, लेकिन मैं वचनबद्ध था। जब मैं पार्टी में लोकशाही से बदलता हुआ दौर देखा, तानाशाही में देखा, भारतीय जनता पार्टी के रुख को देखा, अहंकार को देखा, गरूर को देखा, वहाँ पे जो भी देखा हमने मेरे साथ क्या, जो आडवाणी जी के साथ हुआ या जो मुरली मनोहर जोशी जी के साथ हुआ या परम विद्वान जो अरुण शौरी के साथ हुआ या फिर स्टेट्समैन हमारे झारखंड के ही विदेश मंत्री और भूतपूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी को देखा और उनकी हालत देखी, उनके साथ जोर जुल्म ज्यादती और प्रताड़ना देखी, उन लोगों के साथ जिन्होंने पार्टी को बनाया और पार्टी के मुखिया को बचाया भी राष्ट्र धर्म के वक्त में, ऐसे लोगों की हालत देखी। तो जब मैं निकलने को बाहर बिल्कुल तैयार था, हमने कहा अब ये जोर जुल्म ज्यादती नहीं चलेगी, वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी का दौर अब नहीं चलेगा, बर्दाश्त के बाहर है। तब हमने जब बाहर जाने की सोची, कई रास्ते थे, लेकिन अंतोगत्वा सबसे बढ़िया रास्ता, सही दिशा और नई दिशा हमारे लिए रहा और वो रहा कांग्रेस परिवार, और वो परिवार जो कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी जहाँ की सदी से ज़्यादा पुरानी पार्टी, और जो महात्मा गांधी से लेके, जवाहरलाल नेहरू से लेके, वल्लभ भाई पटेल से लेके, मौलाना आज़ाद से लेके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर स्वर्गीय राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी और बड़े बड़े विद्वानों की जो पार्टी रही है, देशभक्तों की कमिटमेंट के साथ जो लोग वहाँ रहे हैं और आज तक बढ़ते रहे और बढ़ाते रहे देश को, जिनका देश की योगदान, देश की तरक्की में, देश की नेशनलिज्म का मामला हो, देशभक्ति हो, देश के विकास के मामले में जितने IIMs आए हैं, IITs आए हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस आए हैं, IAS IPS के, ये बड़े बड़े जो भाखड़ा नंगल डैम से लेके आप सबों को पता है, तो हमें लगा यही सही दिशा और नई दिशा और इसी में चलना चाहिए। इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ कांग्रेस परिवार का, और मैं अपने लिए भी बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि मैं देर से ही सही कांग्रेस पार्टी में आया हूँ, कांग्रेस परिवार में शामिल हुआ हूँ, मगर दुरुस्त शामिल हुआ हूँ। आज उन्होंने मुझे नेशनल स्टार प्रचारक बनाया, हालांकि मेरी कोई मांग नहीं, मैंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन उन्होंने चाहा, उन्होंने कहा, और उनके ख़ास कहने पे बिहार दौर की शुरुआत सबसे पहले मैं भाई और लीडर राहुल गांधी के ही नेतृत्व में उनके साथ हमने गया से की थी शुरुआत, मांझी जी के लिए। उसके बाद कई जगह आया मैं, उसके बाद यहाँ से अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए अपने लिए तो करता ही रहा पटना साहिब में, लेकिन साथ ही साथ पार्टी की मांग पे और देश के हित का ख्याल रखते हुए परिवर्तन की इस घड़ी में, परिवर्तन की इस लहर में मैं कर्नाटका भी गया, महाराष्ट्र भी गया, जगह जगह बहुत सारे जगह गए, लखनऊ भी गया, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। लेकिन लखनऊ के अलावा फिर हर जगह मैं अब झारखंड आया हूँ, हमारे बहुत पुराने परिचित मित्र हैं और बहुत ही फैमिली फ्रेंड हैं, बहुत ज़बरदस्त नेता हैं सुबोध कांत सहाय। और सुबोध कांत सहाय बहुत कम लोगों को पता होगा या शायद पता हो कि राजनीति में एक तरफ जहाँ मेरा भारतीय जनता पार्टी में लालन पालन पोषण, लेट एंड ग्रेट
भारत रत्न नानाजी देशमुख या भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी या फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी के हाथों हुआ, कैलाशपति मिश्रा जी के हाथों हुआ, मदन लाल खुराना जी के हाथों हुआ, वहीं उसी समय जो मुझे पब्लिक लाइफ में लेकर आया, जो ट्रेनिंग दी मुझको सही मानों में कि पब्लिक लाइफ में कैसे आया जाता है, कैसे बढ़ा जाता है, कैसे आगे चला जाता है, वो ट्रेनिंग दी मुझसे उम्र में छोटे होते हुए। वे गुणों में मुझसे बहुत ज़्यादा हैं और वो हैं सुबोध कांत सहाय। इसलिए मेरा दायित्व था, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सुबोध कांत जी का साथ दूं, खासकर और वही जब कांग्रेस परिवार, और यहाँ तो गठबंधन है, बड़ा ज़बरदस्त गठबंधन है, चारों तरफ मैं गठबंधन का बहुत ज़ोरदार बोलबाला देख रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ कल सुबोध कांत जी के लिए आया था। और अभी जैसा मैंने कहा, लखनऊ के बारे में बाद में बताऊँगा, अभी अपने इस रूप को त्यागते हुए, राजनीतिक रूप को त्यागते हुए इस वक्त 2 रोज़ के लिए या 1 रोज़ के लिए मैं अपने लखनऊ जा रहा हूँ पत्नी धर्म का पालन करने और वहाँ लेकिन ये बता दूँ इसके पहले कुछ आप सवाल करें और वहीं मैं समाप्ति भी करूँगा। मैं 1 मिनट सर, कंक्लूड कर दूँ सर, उसके बाद अभी कर 10 सेकंड में कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं इसके लिए वहाँ पे जा रहा हूँ। मेरी पत्नी पूनम सिन्हा जी वो खड़ी हुई हैं वहाँ पे समाजवादी पार्टी और इनके मायावती जी के साथ, अजीत सिंह जी के साथ, उस गठबंधन के साथ बहुत बढ़िया कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त हुआ है वहाँ पे। और वहाँ मैं जा रहा हूँ पत्नी धर्म निभाने या पति धर्म निभाने। मैं एक सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते जा रहा हूँ, रामायण परिवार का मुखिया होने के नाते जा रहा हूँ, और रामायण परिवार की बहू श्रीमती पूनम सिन्हा या रामायण परिवार की गृह मंत्री श्रीमती पूनम सिन्हा भारत के गृह मंत्री के विरुद्ध चुनाव लड़ रही हैं, उसमें साथ और सहयोग देने जा रहा हूं। इसलिए और सबसे बड़ी बात यही, जहां मैं कंक्लूड करता हूं, कि ये सारी बातें जो हुई हैं ये हमारे कांग्रेस परिवार के तमाम नेतृत्व, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, बाकी तमाम लोगों का नाम आदर के साथ मैंने शुरू में लिया था, उनकी सहमति से हुआ है, उनकी जानकारी से हुआ है, क्योंकि इस केस को एज ए स्पेशल केस ट्रीट किया जा रहा है। धन्यवाद। अब कहिए क्या कहते हैं। चुनाव आयोग ने बनारस को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। मोदी जी ने कहा कि उनकी सरकार के प्रेशर से सारी चीजें हुई और देश के इतिहास के बाद पहली एक बड़ी घटना इंटरनेशनली हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, करार दिया गया है, तो अच्छी बात है। देश की रक्षा और सुरक्षा का जहाँ तक सवाल आता है, देश की अस्मिता का सवाल आता है या टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा हम अपने देश की सेना को सलाम करते हैं, उनको, और उसका हम पॉलिटिकल या राजनीतिक तौर पे उसको इनकैश नहीं करते हैं। ये मामला देश का, और जिनका आपने नाम लिया उनका नाम तो देश और विदेशों की मदद से हुआ है। बहुत सालों से कोशिश थी, गवर्नमेंट ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, अभी डिक्लेयर किया गया है, बहुत कुछ होना बाकी है। ये मामला थोड़ा सेंसिटिव है, इसको एक सुर में बात करनी चाहिए, लेकिन इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने का कोई अधिकार नहीं है किसी को। जैसा उन्होंने पिछली बार जो तथाकथित बालाकोट और एयर स्ट्राइक जो हुई थी उस पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की बहुत कोशिश की, वो सही नहीं है। देश की जनता इसे सही नहीं मानती। मेरा 2 सवाल है सतवन जी। पहला ये सवाल कि आपने छात्र जीवन का राजनीति का शुरुआत बीएन कॉलेज से शुरू किया था। अभी जैसे हालात हैं, छात्र जीवन में जैसे संघर्ष आपने किया और जिस तरह से विरोधियों के खिलाफ आपने प्रदर्शन किया, आप 2 मैन आर्मी की बात कर रहे हैं, क्या आप जिसकी उंगली पकड़ के राजनीति में आए, लाल कृष्ण आडवाणी के विचारधाराओं को, मुरली मनोहर जैसे आपने नाम बताया, क्या वो अभी वो कसक आप में अंदर बाकी है कि वो विचारधारा कहीं साइडलाइन हो रही है? देखिए, विचारधारा तो बदल गई वहाँ अपने आप। वो विचारधारा से बदलकर लोकशाही से तानाशाही में आ गए वो लोग। दुनिया ने देखा है, जिसमें मैं 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी कहता हूँ, जिसे दुनिया भी मानती है। लेकिन अगर आप मेरे जानना चाहते हैं रिश्ता, तो मैं, ये तो ज़रूरी है कि जिस पार्टी में मेरा पालन पोषण हुआ, जहाँ मेरी ग्रूमिंग हुई, जितने सालों रहा वहाँ, नानाजी देशमुख, अटल जी, आडवाणी जी के इतने करीब रहा, आडवाणी जी को मैं फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और गुरु मानता रहा हूँ, तो अचानक रातों रात तो ऐसा तो नहीं होगा। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा और अभी भी मिलता रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरा भी आदर उनके प्रति हमेशा कायम रहेगा, परिवार की तरह रिश्ते। लेकिन जिन कारणों से और जिन लोगों ने ये हरकत की है वो सर्वविदित है, सबों को इस बात का पता है।
ये किसी से छुपा नहीं, जग जाहिर है। तो समय रहते मैं निकल गया, वो लोग नहीं निकल पाए या नहीं निकले, हो सकता है उनके सामने तख्ती लग गई हो, जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन मैं अभी भी निकल सकता था, झेल सकता था, सह सकता था और नई पारी बहुत अच्छे से खेल सकता था, इसलिए मैं बाहर आ गया राष्ट्रहित में। कन्हैया के बारे में क्या कहते हैं? कन्हैया के बारे में मैं इधर बात को देखो, कुछ पूछ रहे थे। ये पूछ रहे थे कि अभी बनारस में चुनाव आयोग ने बहादुर सिंह के चूँकि आर्मी की बात किए थे, उनके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मेरे और दूसरा सर इसी में तो वन मैन आर्मी और आम आदमी पार्टी, आम लोग में क्या फर्क है? देखिए, वही फ़र्क है। अभी यहाँ पे बिल्कुल ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो चुका है, जबकि दूसरी पार्टीज का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ अभी भी चाहे जो भी रूप दिखाई पड़े, वहाँ कलेक्टिव डिसीजन चलता है, वहाँ लोगों की सहमति से चलता है, लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। बट दुख की बात है या अचरज की बात है कि वो पार्टी जहाँ हमने नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान विभूतियों का जिक्र किया, वो पार्टी आज इस तरह बिखर जाएगी या इस तरह सीमित हो जाएगी कुछ लोगों के हाथों में, जैसा दिखाई पड़ रहा है। जैसा लगता है कि कुछ लोगों ने उसको घेराबंदी कर ली बिल्कुल, और उसका परिणाम अच्छा नहीं हो रहा है। मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। तो हमने कहा ये तो बात है ही नहीं, तो ज़माना भी। बहादुर सिंह के नॉमिनेशन पर आप जानना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे शक लगता है उसमें, अच्छा नहीं लगा। चुनाव आयोग ने गलत किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत किया चुनाव आयोग, क्योंकि हमें पूरी जान शक होना परिणाम नहीं है। सर, आपका एक बयान आया था इस पर कि वन मैन आर्मी और एक आम पब्लिक, कहीं ना कहीं इलेक्शन आयोग में आपने एक शब्द का उपयोग भी किया है कि दाल में कुछ काला है। तो हम दाल में कुछ, आखिर वो कालापन क्या है? दाल में कुछ काला दिखता है, चूंकि मैं प्रचार में और देश में भ्रमण में चारों तरफ इस तरह व्यस्त हूँ अभी। लेकिन मुझे लगा है और उस आदमी से बहुत उम्मीद थी, बहुत अपेक्षाएं थी, जो अपना आर्मी का गया है, जो अभी उसने कहा है कि मैं 11 बजे के बाद गया था इसलिए मुझे हटा दिया गया, इसलिए मुझे शक है। एक सवाल मेरा, उत्तर प्रदेश में जो हालात है, कांग्रेस को सपा बसपा ने नकार दिया। अभी आपने कहा कि सबकी सहमति से आपकी श्रीमती वहाँ मायावती के खेलने से चुनावी मैदान। सर मैं थोड़ा क्या आने वाले समय में जब अगर महागठबंधन स्कोर करता है, यूपीए फोल्डर स्कोर करता है, तो क्या आपकी श्रीमती की एक सेतु का काम करेगी? वो सेतु का काम करेंगी कि मैं सेतु का काम करूँगा कि हम जैसे लोग सेतु का काम करेंगे? जो करेंगे राष्ट्रहित में करेंगे। हम लोग कंस्ट्रक्टिव लोग हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं हैं। हम वही चाहेंगे, जैसे हमने भी अभी गठबंधन में आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत लोगों ने सराहना भी की कि जब कांग्रेस का और हमारे लालू परिवार का जब गठबंधन हो रहा था, खासकर कुशवाहा जी के साथ मिलकर और मांझी जी के साथ मिलकर और हमारे वीआईपी पार्टी के साथ मिलकर, तो थोड़ा बहुत योगदान हमारा भी रहा उसमें, जिसकी लोगों ने सराहना की कि ताकि एकदम सही देश में संदेश जाए, गलत ना हो और एकदम मजबूती का गठबंधन बने। ऐसे हालात जब पैदा होंगे और जब ये ज़रूरत पड़ेगी, तो आप जानते हैं मैं पॉजिटिव दृष्टिकोण का आदमी हूँ। हमारी वही कोशिश होगी कि हमारी पत्नी की भी, हमारे परिवार की भी, रामायण परिवार की, जो देश हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा और जनता की अपेक्षाओं और इच्छा के अनुकूल होगा। कांग्रेस को कितनी सीट? ये कहना, ये मैं आपको मैं शक्ल से कोई ज्योतिष दिख रहा हूँ क्या? ये कहना मेरा काम नहीं है, ये लो आप बताइए ना। राजेश खन्ना जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का आपका अफसोस हुआ था कि विकल्प हो गए? हाँ, अभी जो आप डिसीजन लिए इसमें कभी अफसोस नहीं ना होगा? किस मामले में? ये अभी जो आप पार्टी बदल करके कांग्रेस में ज्वाइन किया। अरे भाई, मैंने तो जिंदगी में एक बार ही बदली। आप तो देख रहे हो कई लोगों ने कितनी बार बदली होगी, और वो भी मैं कितना बर्दाश्त करने के बाद, कितना अपने को जब्त करने के बाद। ये समझे कि राजेश खन्ना जी के खिलाफ लड़ने के बाद जो अफसोस हुआ ऐसा नहीं हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अफसोस इसलिए हुआ था राजेश खन्ना, उसमें बिल्कुल नया था। कोई आदमी अपना बाई इलेक्शन से स्टार्ट करियर नहीं करता है। मैं आडवाणी जी को हमेशा गुरु समान समझता रहा, उनकी बात ना नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि दिस टाइम आई डोंट वांट टू हियर नो फ्रॉम यू। मैंने सबको मना कर दिया था। तब अटल जी ने कहा आडवाणी जी को कि आप बात करो, शायद आपकी बात नहीं टालेंगे। मैंने सबको मना करने के बाद उन्होंने कहा, तो बाई इलेक्शन से शुरुआत की। अब उसमें हारा या हरा दिया गया वो अलग इशू है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि राजेश खन्ना मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और उनको मैं कन्विंस नहीं कर पाया
कि मैं पार्टी के साथ हूँ, तुम्हारी पार्टी अलग है, तुम्हारी विचारधारा अलग है, हमारी पार्टी अलग है, विचारधारा अलग है। राजेश खन्ना बहुत चिढ़ गए, उसका मुझे आज तक अफसोस है। मैं उनसे माफ़ी मांग चुका हूँ। चुनाव में क्या हुआ, मैं भी हारा और अपने दोस्त को भी हार गया। उसके बाद मेरी बोलचंद बंद हो गई। मुझे इसका बहुत दुख हुआ कि राजनीति में आते ही सर मुड़ाते ओले पड़ गए। क्या हुआ, मैं अस्पताल में था तो मैं सोच रहा था कि जाने के बाद सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगूंगा। तब तक मेरी बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने अस्पताल में आके मुझे बताया कि वो नहीं रहे राजेश अंकल। इतना लेट क्यों किया आपने बीजेपी छोड़ने का? मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार आपने उनके डिसीजंस को क्रिटिसाइज किया, चाहे वो सोशल मीडिया हो या ओपन प्लेटफॉर्म्स हो, तो आपने इतनी देर क्यों की? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। और पहली बात तो मैं सोशल मीडिया चाहे जहाँ जहाँ जाता रहा कहता रहा, और आप जिन लोगों को लगता है कि मैं उनके खिलाफ कर रहा था, मैं देश के हित में कह रहा था, क्योंकि हमारा शुरू से मानना रहा। और मैं समझता हूँ मेरा तमाम कांग्रेस परिवार का बाकी सारे परिवार इस बात को मानते होंगे और जानते हैं कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो मुझे लग रहा था ये गलत हुआ है, नोटबंदी गलत हुई है, ये इससे लोग त्राहिमाम स्थिति में आ गए, लोग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। रोज़गार बेरोज़गार तो सही थे और हो गए। किसानों की क्या हालत हुई, मजदूरों की क्या हालत हुई, महिलाओं की क्या हालत हुई। और उसके बाद नीम पे करेला, जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया कि अच्छे नहीं समझ रहे थे हम। जीएसटी तो यूपीए का प्रपोज था सर, मगर आपको सरकार ने प्रपोज ये प्रपोज तो किया था, मगर इस तरह से प्रपोज नहीं किया था जैसे प्रपोजल अभी आया सामने होगा। और आपको याद होगा, आपको अगर अपने कहा जीएसटी प्रपोज किया था यूपीए ने, तो सबसे ज़्यादा अपोज किसने किया था? हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया था, गुजरात ने किया था, इन्होंने सबसे ज़्यादा अपोज किया। तो मैं अगर संक्षेप में कहूँ, सारी बातें मैंने रफ़ेल पे भी जो बातें अपने कही हैं वो मैंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कही हैं। मैंने नहीं कहा है कि आप दोषी हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप दोषी नहीं हैं जब तक चंद बातों का जवाब आप नहीं दे दें। 3 गुना प्राइस क्यों हुई, नई कंपनी को क्यों दिया गया, आपके 136 हवाई जहाज़ की 126 हवाई जहाज़ की बात थी, 26 हवाई जहाज़ क्यों हुआ, आपने उस कंपनी को उसकी कीमत पे क्यों दिया जिसने बड़े बड़े हवाई जहाज़ बनाए, सुखोई बनाए, मिग बनाए। आपके बोर्ड पे डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं थे? आपके बोर्ड पे जो ब्यूरोक्रेट्स ने मना किया था, इंटीग्रिटी वालों ने, आपने उनको दरकिनार क्यों? ये सब छोटी छोटी बातें हैं या शायद बहुत मोटी मोटी बातें हैं। तो आप चाहते थे कि यू आर रेजिंग द इश्यूज इनसाइड द पार्टी, तो पार्टी को कंसीडर करना चाहिए था। कंसीडर तो पार्टी ने जब इग्नोर किया, देन यू डिसाइडेड ना कंसिडर करना नहीं। डेमोक्रेसी है, सब अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हमारी पार्टी में तो विशेष के उस पार्टी में जब मैं था तो एक बहुत सुनता था मैं, संवाद होते रहना चाहिए, संवाद। डायलॉग्स मस्ट कंटिन्यू अनइंटरप्टेड एंड इट मस्ट बी अनइंटरप्टेबल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस तरह से हाँ। एक सवाल ये है कि आप बहुत कानून के लिए राज्य में प्रचार कर रहे हैं, आप किन मैन के लिए वहाँ यूपी में करेंगे, अपनी सीट आपको कितना सुरक्षित लग रही है साहिब? नहीं मेरा रविशंकर जी, अरे अच्छी बात है, मैं उनको इज्जत करता हूँ, संभ्रांत आदमी है, बंगाली में कहते हैं भद्र लोग हैं, और मैं मित्र भी हैं, फैमिली फ्रेंड भी हैं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, स्वागत है। लास्ट क्वेश्चन है, कल हेमा मालिनी ने कहा कि कांग्रेस के नसीब में नहीं है रांची, दोनों थे वहाँ पर, क्या लग रहा है? अब आप जानते हैं हेमा मालिनी हमारी पारिवारिक मित्र हैं, अब वो जो कहती हैं उनसे कहलवाया जाता है, उसके बारे में ज़्यादा क्या बोलना। सीट के लिए कितना आश्वस्त हैं आप? कौन सी सीट के लिए? मुझे लगता, हाँ इनका भी वही सवाल था। मुझे लगता है जिस तरह से लोकल यूनिट, बिहार यूनिट के विरोध के बावजूद 2 बार वहाँ से चुनाव लड़ा, दोनों बार रिकॉर्ड मार्जिन से जीता था। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि लोकल यूनिट्स के कुछ चले हुए कारतूस हैं, वो नहीं चाहते थे मुझको टिकट मिले। और आपको याद होगा पिछली बार देश में सबसे आखिर में कोई नाम अनाउंस हुआ था तो मेरा अनाउंस हुआ था, उसके बावजूद देश में सबसे ज़्यादा वोट शेयर मार्जिन लेकर मैं यहाँ आपके आशीर्वाद से, जनता जनार्दन पटना के आशीर्वाद से, बिहार परिवार के प्यार की वजह से रिकॉर्ड मार्जिन से जीता पूरे देश में। तो उनका बहुत आशीर्वाद है, प्रेम है मुझ पर उनका, मानते भी जानते हैं। काम भी बहुत हुआ है, नाम भी बहुत हुआ है, हमें हमेशा सीने से लगा कर रखते हैं। इसलिए मैंने कहा था सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा, और मैं अपने वचन की रक्षा के हेतु उसी लोकेशन में पहुंच गया। सिचुएशन भले ही आज बढ़िया दिशा में आया हूँ, नई दिशा में आया,
कांग्रेस के साथ, लेकिन आया हूँ पटना वहीं जहाँ मैंने कहा था, वचनबद्ध था। हैट्रिक करेंगे आप? ये तो कहने में अहंकार आ जाएगी, ये तो अहंकार नहीं आने चाहिए। शत्रुघ्न जी, एक और सवाल है मेरा। अब टाइम है, एक सवाल सर, ये इस बार का जो चुनाव है सर, इस बार का जो चुनाव है वो अभी बीजेपी ने एलिज किया है कांग्रेस पे कि आप गरीबी हटाओ, 4 जनरेशन 5 जनरेशन से करते आ रहे हैं, लेकिन उनके अपने मैनिफेस्टो में है कि हम ये देंगे, फलाना देंगे, लेकिन नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट व्हेन दे गो फॉर पब्लिक मीटिंग्स। चाहे वो शाह जी हो, अमित शाह पलामू में आए थे, उन्होंने आर्टिकल 370 की बात की, जो कि कहीं से रेलेवेंट नहीं है पलामू के लिए। प्रधानमंत्री झारखंड आते हैं, वो कुछ और बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये नैरेटिव जान करके बनाया जा रहा है लोगों को गुमराह करने के लिए? क्योंकि अगर आप जॉब्स की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप जीएसटी के रेशनलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर उसके बाद आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपने अपने मैनिफेस्टो में जितने जॉब्स ऑफर किए हैं वो कब देंगे, और जो 5-5 लाख रुपए की बात 2014 में मोदी जी ने की थी वो नहीं किए, तो ये नैरेटिव जान के बनाया जा रहा है या पहले से प्लानिंग? नहीं, पार्टी में थे 4 साल। जी, ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कला तो काफ़ी पहले सीख गए थे ये वन मैन शो टू मैन आर्मी, कि एन वक्त पे नई बातें कर दो, शूट एंड स्कूट पॉलिसी के साथ। और दूसरा, धन शक्ति का जनशक्ति पे जिस कदर जोर दिखता है कई बार, और आजकल तो कई बार धन शक्ति का भरपूर जोरदार दबाव दिखता है आजकल मीडिया शक्ति पे भी। उसके पीछे जो कारण है, अब जानते, मैं आप लोग को नहीं कह रहा हूँ, कई मीडिया के जो लोग टॉप के हैं उनसे जब बात और कॉन्ट्रैक्ट होती है कि वाराणसी में नामांकन कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है देश में दूसरी आज़ादी मिल गई, सारा चैनल सारे वही दिखाए जा रहे हैं बार बार, अभी ये करके, और बाकी सब कुछ इस तरह इग्नोर किया जाता है, काटा जाता है, सबने देखा है। उसी तरह से आपने कहा ये शूट एंड, जैसा कह रहे शूट एंड स्कूट पॉलिसी कह के आगे निकल जाओ, भाग जाओ, या इलेक्शन आ जाए, आपकी सरकार केंद्र में थी और आपकी सरकार हमारी रही वहाँ प्रदेशों में, उसके बाद उस समय नहीं, जब चुनाव की घड़ी आई तो राम मंदिर का आंदोलन शुरू हो गया, जबकि राम मंदिर के मामले में बात जग जाहिर है कि या तो सहमति से होगी या लोगों के आपस में समझौता से होगी, उसके अलावा कोई सही रास्ता नहीं होगा। उसके बावजूद आपने देखा बीच में आंदोलन हुआ, आप यहाँ भी देखते हैं, ये सब अटेंशन डाइवर्ट करने की बातें होती हैं। अभी न्याय आदमी, अभी एक चीज़ पे कह के कंक्लूड कर दूँ, वो इतने घोषणा इतने हॉलो प्रोमिसेस किए, स्मार्ट सिटी देंगे, एक स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं पड़ रहा है, रोज़गार 2 करोड़ रोज़गार की बात की, कहाँ गया रोज़गार? अभी उन्हीं के अजीम प्रेम जी, उन्हीं के लोग हैं, उनके अपने बहुत करीबी हैं, उन्हीं का भी आया है कि 2 करोड़ 50 लाख रोज़गार 2 साल में चले गए, बेरोज़गार हो गए लोग। यानी जितने रांची में, लखनऊ में और पटना में शायद जितनी आबादी मिलाकर है उतने लोग बेरोज़गार हो गए। तो ये तो, और 15 लाख की तो खैर बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनके जो जुमलेबाजी की तो अब बात ही नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात और सबसे बुरी बात ये है कि कांग्रेस परिवार ने आज़ादी के बाद इतना बढ़िया राहुल गांधी के नेतृत्व में और उनके विद्वान टीम के साथ न्याय योजना लेकर आए, और न्याय योजना 72,000 रुपये सालाना बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को देने का वायदा किया। तरीका ये बता दिया कैसे देंगे, ये भी कह दिया कि आप कॉरपोरेट्स के बड़े बड़े लोगों का आप लाखों करोड़ रुपया माफ़ कर सकते हैं, तो हम इनके लिए 6,000 रुपया महीना क्यों नहीं दे सकते हैं यहाँ पे। अब ये बात जो है, चाहे 3 साल रोज़गार करने की बात हुई, महिलाओं को आरक्षण देने की बात हुई 33%, कितनी अच्छी बातें लेकर आए। अब वहाँ अपने वायदे तो पूरे कर नहीं सकते हैं वो, हमारे वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी, तो कहते हैं साहब ये ढकोसला है। क्यों भाई, क्यों ढकोसला है? न्याय योजना आप जो वायदे करो पूरे न करो, वो रासलीला है। और राहुल गांधी और उनकी टीम जो बढ़िया न्याय योजना लेकर सामने आए, जिससे जनता को खुशी होगी, वो कैरेक्टर ढीला है, ये तो नहीं चलेगा। आपका रासलीला, उनका कैरेक्टर ढीला। तो इस समय घबराहट है, इस समय बौखलाहट है, हताशा है चारों तरफ। वो देख रहे हैं कि चलती बेला है। इस परिवर्तन की घड़ी में नया नेतृत्व, नए भारत के लिए नया प्रधानमंत्री का आना जनता तय कर चुकी है। इसीलिए जाते जाते घड़ी में अब और करते जाओ, 2024 की बातें करो। 600 करोड़ परिवार को हमने चाबी दे दी, 9 करोड़ हमने शौचालय बनाने, किसने देखा है? 25 लाख चौकीदार को हमने एड्रेस कर दिया। कोई प्रमाण क्या आपके पास?
500 को किया है कि 1000 को किया, 25 लाख किसने देखा कि कुछ भी कह के निकलते जाओ। जनता तय कर चुकी है, ये आखिरी इनिंग्स में है और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, आप मुझसे सवाल 23 तारीख को बात कर सकते हैं। अगर ये बात गलत निकली तो कुछ भी हो, ये प्रधानमंत्री वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी नहीं होगी। इनका जाना तय है और विपक्ष का और गठबंधन का आना तय है। एक मिनट अभी भी आप करीब 21 मिनट में 14 मिनट भाजपा के बारे में, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आज अच्छी हो गई या आप बर्दाश्त नहीं कर पाए भाजपा का व्यवहार, इसलिए शत्रु आज भाजपा के शत्रु हो। तो भाजपा खराब हो गई या कांग्रेस के जो काम इंदिरा गांधी नहीं कर सकी, राजीव गांधी नहीं कर सके, राहुल गांधी आपको प्रभावित कर दिए और आप यहाँ आए। अरे तो ये एक चीज़ केवल बताइए कि भाजपा गलती की है इसलिए आप शत्रु हुए हैं या कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है? आप स्मार्ट हैं, भले स्मार्ट सिटीज़ नहीं आई अभी, लेकिन आप स्मार्ट हैं, मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ। वो इसलिए कहा 15 मिनट जो आपने कहा, 14 मिनट मैंने भाजपा के बारे में बात की कि ये बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है। अभी जब नया नया आया हूँ यहाँ पे इस परिवार में, तो कुछ बैकग्राउंड देना और बैकग्राउंड के बारे में बात करना, वो भी बिल्कुल न्यूट्रल होके, बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बैकग्राउंड बताता हूँ, कैसे मेरा आना हुआ, कैसे वहाँ रहा, कैसे मेरा परिवार था, पालन पोषण ग्रूमिंग हुई। लेकिन अब मैं सही दिशा में, हमने लगता मिस किया, नई दिशा में आया हूँ लेकिन सही दिशा में आया हूँ। और जो आप कहते हैं राहुल गांधी, कोई इंदिरा गांधी नहीं कर सकी और राहुल गांधी ने किया, तो ज़रा उनसे भी तो पूछिए, वन मैन शो टू मैन आर्मी से। ये नोटबंदी से लेके GST से ले इतने खतरनाक काम किए। नोटबंदी जो देश का सबसे बड़ा घोटाला दिखता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने भी आज तक नहीं किया और ये आज तक लाल कृष्ण आडवाणी भी नहीं किया। तो इन्होंने किया तो किया। और आज और अंतिम अभी आप यशवंत सिन्हा जी का तो बयान कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा जी की ये भूमि है, यहाँ से चुनाव जीतते रहे, पूरे देश में भाजपा के खिलाफ अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन झारखंड में क्या आप अपने मित्र को बोलेंगे कि वहाँ भी जाके बताइए कुछ? यहाँ अभी तक वो एक बार भी कोई पब्लिक मीटिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि वो पूरे देश में कर रहे हैं लेकिन यहाँ उनके बेटा है इसलिए वो यहाँ? तो राष्ट्र धर्म भी बहुत ज़रूरी है, पिता का धर्म भी बहुत ज़रूरी होता है और पति का धर्म भी बहुत ज़रूरी होता है। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।